बिजली की लाचार व्यवस्था को लेकर आप फेसबुक लाइव के माध्यम से अधिकारियों पर खूब गरजे हैं। क्या है पूरा मामला? नहीं, देखिए, जो गर्मी पड़ रही है इस बार, ऐसी गर्मी हम लोगों ने अपने 52 साल के जीवन काल में नहीं देखा। और जो परिस्थितियां हैं, दोपहर के बाद लोग रास्ते पे नहीं दिख रहे हैं, और ऐसे में बिजली का नहीं रहना, ये समझ ले कि इससे बड़ी कोई सजा नहीं हो सकती। पहले लोग आदि थे, गांव देहात में बिजली नहीं थी। अब गांव गांव बिजली चली गई है। लोग जितने सुविधा सुविधा एक बार जिस सुविधा का आदी हो जाता है व्यक्ति, उसके बगैर उसको रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और अगले बार भी यही हाल था। तो आप लोगों को तो याद है, आप लोग सारे लोग तो थे ही थे, कि हम लोगों ने धरना प्रदर्शन दिया था। और उसके बाद बिजली की स्थिति फिर जो है बची, बाद बाकी गर्मी ठीक ही रही। और ठंड में तो ऐसे मोटा मोटी ठीक ही रहती है स्थिति, लेकिन चूंकि गर्मी में बिजली का कंजप्शन काफ़ी बढ़ जाता है। हालांकि आज के दिन बिहार में बिजली की कमी नहीं है। जिस समय नीतीश जी की सरकार आई थी, बिहार का अपना उत्पादन 250 मेगावाट था। अपना उत्पादन मात्र 250 मेगावाट था, और सेंट्रल कोटा से उसको मोटा मोटी 300 400 500 मेगावाट कुछ मिला के टोटल, और जो नेपाल वगैरह से जो उसका जो बिहार सरकार का जो एग्रीमेंट था, उसको मिला के मोटा मोटी 1100 मेगावाट बिजली आ रही थी। लेकिन आज के दिन बिहार सरकार के पास 7500 मेगावाट बिजली की कमी नहीं है। और आप याद कीजिए, जब मैं विधायक था, उस अभाव के काल में भी मैं जब पार्टी ज्वाइन किया था, तो जो मैंने शर्त रखी थी, उसमें एक शर्त थी कि ठाकुर जी को कम से कम 3 मेगावाट बिजली मिले। लोगों ने मंत्री का पद मांगा, अनुसार भाई ने, तो उनको मंत्री बने जब पार्टी ज्वाइन किए। हमने कभी मंत्री का पद नहीं मांगा। हमने मांगा था ठाकुर से खाड़ूदा सड़क, हमने मांगा था यहाँ पे 3 मेगावाट बिजली, हमने मांगा था यहाँ IIT पॉलिटेक्निक थी, और वो हमको मिला भी। महानंदा बेसिन भी उसमें एक था, जिसपे काम शुरू होने वाला था, लेकिन फिर बाद में हम हार गए, तो वो पेंडिंग पड़ गया। तो सबसे बड़ी बात है कि आखिर इन सब चीज़ों के लिए किसको लड़ना है? आखिर क्यों आप जनप्रतिनिधि को चुनते हैं? जनप्रतिनिधि का काम है आपको जो आवाम की समस्या है, ठीक है, आप व्यक्तिगत लोगों की समस्या नहीं उठाइए, उठाना भी नहीं चाहिए, लेकिन जो है आप जो है मोटा मोटी जो आवाम की समस्या है, आवाम की समस्या पे तो आपको बोलना पड़ेगा। लेकिन आपको आवाम की समस्या पता कैसे चलेगा? आप तो रहते हैं दिल्ली में, ठाकुर में बिजली है नहीं है, आप तो एसी में बैठे हुए, वहाँ 24 घंटा आपको बिजली मिल रही है। ना आपका यहाँ कोई स्टाफ है, ना कोई ऑफिशियल सेटअप है, ना ही कोई वैसा व्यक्ति है जो आपके लोगों का जो है आवेदन कलेक्ट करके आप तक भेज सके। तो ये सारी चीज़ें हैं। मैं इन्हीं सबको लेके, और खास करके हमारी जो सबसे बड़ी चिंता थी इसमें, कि ठाकुर जी एक इंडस्ट्रियल हब के रूप में खड़ा हो रहा है। जितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ आ रही है, अभी देखिए, आपको पिछले 1 साल में, और खास करके जब रीगल खुला, उससे अभी अभी रीगल आप ले लीजिए, चाहे आपका अनमोल ले लीजिए, चाहे फेदरलाइट ले लीजिए, चाहे अभी एक नई इंडस्ट्री खुली है जो कुलदीपुर थाना के बगल में, जो गन्ना के हस्त से जो बनाती है, वो ले लीजिए, चाहे आप महावीर बेम्बो उद्योग ले लीजिए, चाहे राइस मिल खुली है, 3 3 4 4 चायपत्ती फैक्ट्री खुली। ये सारे मिला के पिछले कई सालों में कम से कम जो है 5000 लोगों को रोजगार मिला है इस इलाके में। तो हम लोगों को यही लोभ है, जिसके कारण हमने, आपको मालूम भी है कि आंदोलन करके गलगलिया को हमने ड्राईपोर्ट बनवाया। किसी MLA MP ने इस बात को नहीं उठाई। कितना बार मैं दिल्ली गया, क्या क्या हुआ, शहनवाज जी को लेके बिश्नोई साहब से मिला था, रेलवे मिनिस्टर से, और DRM और JRM जो है इसको शिफ्ट करना चाह रहे थे अलोवा या अधिकारी, जिसको लेके काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। काफ़ी फिर पटना दिल्ली गया। दिल्ली में माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने उस दिन मंच पे भी कहा, मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दिया कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आज गलगलिया में ड्राई पोर्ट आपकी देन है। मैंने आपको लेटर लिखा, आपसे मिला, आपको सारी चीज़, और आपने जो भारत सरकार को लेटर लिखा, तो उसका परिणाम है कि हमको 50 करोड़ रुपया गलगलिया को मिल गया ड्राई पोर्ट के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो नज़र रखना पड़ता है। तो मैं विजेंद्र बाबू से मिला इस संबंध में,
और मुझे ये डर था कि कहीं बिजली की व्यवस्था के कारण अभी ये हो रहा है कि जो इंडस्ट्री है सुबह लाइन नहीं रहने के कारण लेबर आते हैं और कुछ देर बैठ के चले जाते हैं। इंडस्ट्री का इतना बड़ा सेटअप, ब्याज लग रहा है, ईएमआई लग रही है, उसके बाद आपको जो है मान लीजिए उसमें इलेक्ट्रिक का फिक्स बिल आता है, एक मिनिमम चार्जेस तो फिक्स है, फैक्ट्री आपकी चले नहीं चले। तो सारे फैक्ट्री वालों ने आज से 15 दिन पहले बिहार इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की मीटिंग भी इस संदर्भ में यहाँ हुई थी और सारे फैक्ट्री वाले काफ़ी अफसोस जता रहे थे कि हम लोग कौन पाप किए जो हम लोग यहाँ पे फैक्ट्री लगा ली। तो ये मैसेज जा रहा था। और जो आने वाली फैक्ट्रियाँ अभी एथेनॉल की आपको जो है 2000 करोड़ की इंडस्ट्री लग रही है यहाँ पे, जिसमें कम से कम मुझे लगता है 1000 से ऊपर लोगों को रोजगार मिलेगा। तो हमारी चिंता है वहाँ कि ये जो एक हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ, अवसर प्राप्त हुआ, ये हमारे हाथ से निकल जाए। तो मैं विजेंद्र राव से मिला, हमारे तो गुरु है, आप जानते हैं कि 20 साल से मेरा उनसे भावनात्मक संबंध है, बहुत बार लड़े भी हैं, झगड़े भी हैं और बहुत डांट भी सुने हैं बहुत बार उनसे। तो मैंने उनको सारी बातों से अवगत कराया। हमारे सामने उन्होंने जो बड़े पदाधिकारी है उन लोगों से बात किया और काफ़ी इस पर मंथन हुई। इसके बाद मुझे सीएमडी महोदय के यहाँ भेजा गया, आदित्य बाबू से मिला जो संजोग से यहाँ हमारे डीएम थे और उस चेयर पे बैठे हुए हैं, तो उसका कहीं ना कहीं उनको इस इलाके के प्रति उनकी भी चिंताएं हैं। और कुछ दिन पहले बिजली की व्यवस्था को लेके, लचर व्यवस्था को लेके मैं जिला पदाधिकारी महोदय से भी मिला था, तो वो भी काफ़ी इस मामले में चिंतित है और उनका मॉनिटरिंग काफ़ी जोरों शोर से होगा। तो ये एक चीज़ फाइनल हुई कि किशनगंज में जो एक नया पावर सब स्टेशन बना है, अभी जो हम लोगों को लाइन मिल रही है वो आपको जो पुराना पावर सब स्टेशन है ग्रिड किशनगंज में, वहाँ से छत्तरगाछ होते हुए आ रहा है। तो वो क्या होता है, लंबा एरिया है, आंधी तूफान बारिश गाछ गिर गया तुरंत जो है ब्रेकडाउन हो गया। तो पौवा खाली जो एक अभी जो किशनगंज में जो नई पावर ग्रिड खुली है उसके द्वारा पौवा खाली, क्योंकि डे मार्केट तक वो लाइन आई हुई है, डे मार्केट से पौवा खाली होते हुए उसको ठाकुर पावर हाउस तक लाने का ये टास्क दिया गया है 31 मई तक। और ये लाइन आ जाने के पास हमारे पास दो विकल्प हो जाएंगे, एक तो छत्तरगाछ फीडर से होते हुए आएगी, एक पौवा खाली होते हुए हमारे यहाँ आएगी। तो अगर ये ब्रेकडाउन होता है तो वो चालू कर दिया जाता, वो ब्रेकडाउन होता है तो ये चालू कर दिया, और अगर दोनों सही है तो लाइन का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाएगा ग्रामीण फीडर और शहरी फीडर में। तो उससे क्या होगा, लाइन की वोल्टेज की स्थिति में सुधार होगी। तो इस काम के लिए आदेश हो गया है और 31 मई तक इस काम को खत्म करने का टारगेट पटना के द्वारा दिया गया स्थानीय पदाधिकारियों को। और वो हो जाने के बाद लाइन की स्थिति और सुधरेगी और फिर तो पावर ग्रिड बन रहा है। पावर ग्रिड बनने के बाद मुझे लगता है ठाकुर काफ़ी अच्छा रहेगा। आज भी हम सौभाग्यशाली है कि हम किशनगंज से ज़्यादा बिजली आपको ठाकुर में मिल रही है पिछले 3-4 दिनों से। नहीं तो आप किशनगंज का देख लीजिए, वहाँ का जो एवरेज जो इलेक्ट्रिक जो मिल रहा है और ठाकुर में जो एवरेज 4-5 दिन से रोजाना बिजली मिल रही है, उसको आप टैली कर लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको मिल रहा है। लेकिन सवाल उठता है कि खेत खाए गधा मार खाए दूल्हा, कब तक ये खेल चलेगा? किसी को कोई चिंता नहीं है। छोटे गांव थे, 2-2 बल्ब जलते थे, कोई दिक्कत नहीं थी लोगों को। आज गांव बढ़ गए हैं, परिवार बढ़ गए हैं, हर गांव में बिजली चले गई है, तो वहाँ पे टीवी भी चल रहा है, फ्रिज भी चल रहा है, वॉशिंग मशीन भी चल रहा है, और गाँव में आप एसी भी देखने को आपको मिलेगा, कूलर तो हर गाँव में। तो ये जो वोल्टेज का कंजप्शन बढ़ा है, तो वो जो पिछला जो एक जो ट्रांसफार्मर गांव में लगा हुआ है, वो कैपेसिटी उसकी नहीं है कि सारे इलेक्ट्रिक को जो है वो होल्ड कर सके। तो उसके लिए नए डीपीआर बना के नए ट्रांसफार्मर गांव सब में लगाने की दरकार है। लेकिन कोई घूमे क्षेत्र में जनप्रतिनिधि, तब तो जो 2-4 एप्लीकेशन हमारे पास आते हैं, मैं जब पटना जाता हूँ तो ऑर्डर करा देता हूँ, जो बहुत जगह नई डीपीआर बना के नए ट्रांसफार्मर सेटअप किए गए हैं। लेकिन काम ये मेरा नहीं ना है भाई। आप वोट देने के समय आपको जात पात संप्रदाय दिखता है, काम कराने के लिए जब कोई नहीं मिलता, केस मुकदमा अंत, मतलब समस्या तो पूछ के आती नहीं है, तो उस समय कोई विकल्प मिलता नहीं है, तो लोग लाजे शर्म फिर हमारे यहाँ आते हैं। खेल में वो नहीं देखता हूँ किसने मुझे आशीर्वाद दिया नहीं दिया, जो दिया उनको भी धन्यवाद, जो नहीं दिया उनको भी धन्यवाद। काम तो मैं सबका करता हूँ, लेकिन वैसे लोग जो हमको पसंद नहीं किए, वो लोग भी लाजे शर्म जाएंगे कहाँ? कौन दरवाजा है? आज अगर मैं राजनीति से संन्यास ले लूँ तो आप बताइए इस विधानसभा में कौन दरवाजा है जहाँ लोग जाके अपनी बात को कम से कम रख सके। सुबह से शाम 100 लोग आते हैं, टेलीफोन, पैरवी, पट्टा, आबी जाबी।
तो हमारे विधायक महोदय तो आते हैं, जैसे हम लोग घूमने जाते हैं साल में 2 बार 3 बार, वैसे वो क्षेत्र घूमने आते हैं। दिल्ली में पैदा हुए, दिल्ली में पढ़े हैं, दिल्ली में बड़ा हुए हैं, दिल्ली में शादी की, सारा परिवार वही है, बाल बच्चा वहीं पढ़ रहे हैं। दूसरा है कि उनको कुछ कार्डियक प्रॉब्लम भी है काफ़ी बड़ा, जिसके कारण वो चाह के भी शारीरिक स्थिति के कारण बहुत घूम नहीं सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये 5 साल बहुत मायने रखता है ना, एक आवाम के लिए 5 साल। लोकतंत्र में आपका रहनुमा कैसा हो, उसकी सोच कैसी हो, उसका काम कैसा हो, उसका विचार कैसा हो, इसके लिए आपको वोट का संविधान में अधिकार दिया। कोई राजा तो आप रानी के पेट से तो आ नहीं रहा है, तो जैसा आप पेड़ लगाइएगा वैसा फल खाइएगा। तो ये सारी स्थिति है। जनप्रतिनिधियों से सवाल पूछा जाना चाहिए। लोग बोले थे हम लोग तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बना रहे हैं, तो भाई तेजस्वी जी कहाँ आ रहे हैं आपकी समस्या सुनने के लिए? समस्या तो आपका जनप्रतिनिधि सुनेगा, और उनको यहाँ से मतलब है नहीं। शायद उनको ये एहसास हो गया कि दोबारा हमको चुनाव नहीं लड़ना है या क्षेत्र में नहीं आना, तो हो सकता है इसलिए भी वो इत्मीनान हो गया हो। तो ये सारे हालात हैं। इन सब पे जो है मैंने इसलिए जानकारी लोगों को दी कि जो है लोग जाने चीज़ों को, नहीं तो कल को फिर कोई आएगा कह देगा ये सब हम ही करवा दिए, तो ये नहीं चलेगा। इसीलिए समय पे लोगों को याद रहे इन सब चीज़ों की। आज जो स्थितियाँ हैं मैं आपको बता देता हूँ कि ब्रिटिश पीरियड में, ब्रिटिश गवर्नमेंट में जो व्यवहार इंडियन भारतीय नागरिक के साथ पुलिस करती थी, आज क्या उससे अच्छा व्यवहार है? एक शरीफ आदमी को आप थाना जाने बोल दीजिए तो गाली गलौज और जिस भाषा का इस्तेमाल पुलिस कर रही है ज्यादातर थानों में, ये तो अंग्रेजों के पुलिस ने भी शायद भारतीयों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया होगा। जो भाषा शरीफ आदमी है जाने के लिए, और हर थाने में दलाल चिन्हित है। ज्यादातर थाने ऐसे है जिसमें हर एरिया का दलाल चिन्हित है। अगर आप किसी केस के लिए चले भी गए किसी मामला को लेके, तो सीधे कहा जाता है कि जाके फलानवा से मिल लीजिए, यानी उस दलाल के द्वारा हमारे यहाँ आइए। हालांकि हमारे जिला पुलिस अधीक्षक महोदय बहुत ईमानदार है। इनके आने के बाद मवेशी तस्करी पे रोक लगी है, ओवरलोडिंग पे रोक लगी है, और जो माइनिंग माफियाओं पे काफ़ी शिकंजा कसा गया है इनके आने के बाद। जो हमारे नए डीएम एसपी साहब के आने के बाद ये काफ़ी चीज़ों में बहुत बड़ी सुधार आई है। राष्ट्रीय सामाजिक तत्वों पे भी काफ़ी जोर से लगाम लगाया गया है। लेकिन निचले स्तर पे मैं खास करके पुलिस अधीक्षक महोदय और ठाकुर मतलब सारे पुलिस के बड़े पदाधिकारी से जो जिला में है, सबसे मैं आग्रह करूंगा कि थाना की जो स्थिति है, जो दलाल कल्चर जो बहुत ज़्यादा, ये जो पिछले 2-3 साल में दलाल कल्चर जो इतना पैदा हो गया थाना में, इसको लगाम लगाए और पुलिस को ये हिदायत दे कि कम से कम लोगों के साथ व्यवहार कैसे किया जाए। मुझे लगता है इसकी ट्रेनिंग देने की दरकार है। अंचल की स्थिति तो क्या करना, अंचल का तो जो हाल है, मैं सोचता हूं आज के दिन में जितना बड़ा भ्रष्टाचार अंचल में होता है, शायद जो 25 साल आईएएस आईपीएस करके भी नहीं कमा पाता है, वो अकेले एक वीडियो, एक सीओ अपनी एक पोस्टिंग में कमाता है। पिछले दिनों जो भगत जी यहाँ पे जो सीओ थे, उनके कामों को देखिएगा। मतलब फुआ की जमीन को पारिवारिक व्यवस्था के तहत जो है भतीजों के नाम पे जो है मोटेशन कर दिया, और उसमें 50 लाख रुपया का रेवेन्यू का लॉस हुआ। ऐसी एक घटना नहीं, 10 घटना है। और खास करके जो इनका ट्रांसफर हुआ था सीओ लोगों का, और फिर जो 6 महीना स्टे कर दिया गया, उस 6 महीना के दौरान जितना भी आपको जो है 48D हुआ, जितना भी पारिवारिक व्यवस्था के तहत जो आपको जो है मोटेशन हुआ, उसकी जांच करा ले सरकार। लाखों लाख में खेल हुआ। और जो गरीबों का जेन्युइन मोटेशन है, साल भर से पेंडिंग है। 31 मार्च को जब इन लोग को डोंगल को क्लियर कर देता है, सब में ऑब्जेक्शन लगा के वापस डाउन कर देता है और अपना डोंगल को क्लियर कर देता है, और फिर वो गरीब आदमी जो किसी तरह से खेत गोरू बकरी बेच के कोई तरह से ला के यहाँ पे 5,000 2,000 3,000 1,000 दे के किसी को पकड़ के जो ऑनलाइन किया, फिर वो फिर अगले साल फिर आके ऑनलाइन करने के लिए विवश। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, जो अंचल की बात बताए, तो अंचल में कई ऐसे देखा गया है कि लोग अलग से ऑफिस खुला हुआ है कर्मचारियों की। हाँ, इसको लेकर खबर भी नहीं, स्थिति बहुत खराब है, स्थिति बहुत खराब है। मैं 2-4 दिन पहले भी, मैं 5-7 दिन पहले जिला पदाधिकारी महोदय से मिला था, और उनसे भी मैंने आग्रह किया कि एक तो स्थिति बहुत स्लो चल रहा है अंचल,
उसको तेज करने का मैंने उनसे आग्रह किया कि थोड़ा सा उसको पिकअप पकड़ाने की दरकार है। और दूसरा जो है आपको माननीय मंत्री, ये तो घर के मंत्री हमारे, उनसे भी करीबन 1.5 घंटा सारे मुद्दे पे बहुत अच्छे से बात हुई है। मुझे लगता है कि शायद अभी चुनाव खत्म होने के बाद माननीय मंत्री जी का भी हंटर चलेगा और इन सब चीज़ों में हम लोग सुधार लाएंगे सब कोई मिल के। जब मान लीजिए मंत्रालय ही अपने घर में है, जब मंत्रालय ही अपने घर में है तो हम लोग मिलकर इसको सुधारेंगे। सुधारने की जिम्मेवारी भी तो हम ही लोगों की है। और फिर मान लीजिए आपके पास जो अभी आपके जिला में जो सेटअप है, जो माननीय जिला पदाधिकारी महोदय, एसपी साहब, ये दोनों ड्राई ऑनेस्ट है और कर्मठ है, युवा है, तो इससे भी हम लोगों को बहुत उम्मीद है। ये सही है, अलग से ऑफिस बैठाना ये सही है। नहीं, देखिए अंचल और ख़ास करके जो स्थितियां है, और मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि पिछले 5 साल में जो लोग एज सीओ अंचल में पदस्थापित रहे उनकी संपत्तियों की जांच करा लेना, उनकी संपत्तियों की जांच करा ले। सारे पहले के सारे स्कैंडल, सारे भ्रष्टाचार फेल हो जाएंगे उनके रिकॉर्ड के सामने। अरे हम लोगों ने ऐसे ऐसे सीओ को देखा है कि आया तो पहनने का ढंग का कपड़ा नहीं था, और जाने के जाते समय 4-4 अंगूठी, सोना का चेन, 2-2 गाड़ियां दरवाजा पे, और जो ठाट बाट और जो एकदम जो स्थितियां हम लोगों ने देखी, हफ्ता में 3 दिन सिलीगुड़ी जाके होटल में खाना खाना, वो भी आपको मैफे जैसे होटलों में। भगत जी हमारे जाते थे, हम भी कहाँ से पैसा आता था? ये सरकारी दरमाहा के पैसे से फुटानी चलती है। लोग सोनापुर से लेके कहाँ कहाँ जमीन खरीदे, घर बनाए हैं, सारा रिकॉर्ड है, सारा चिट्ठा है। जांच कराऊंगा हर चीज़ का। मैंने दिया मंत्री जी से, जांच बैठवाया है। ये जो फुआ की जमीन पारिवारिक व्यवस्था के तहत आप जो है दादा दादी माँ और पिता की संपत्ति को आप जो है पारिवारिक व्यवस्था के तहत पंचनामा बना के मोटेशन करवा सकते हैं, आप सब में बंटवारा नामा कर सकते हैं। लेकिन फुआ की रजिस्टर्ड जमीन को 50 लाख रुपया का सरकार के रेवेन्यू का चोरी हुआ। ये कागज तो मैं मुख्यमंत्री को दूंगा, सिर्फ चुनाव से निकल जाए मुख्यमंत्री जी, मैं मुख्यमंत्री जी को दूंगा, मैं मिलूंगा रेवेन्यू सेक्रेटरी जी से भी मिलूंगा, सबको दूंगा पटना में। इसमें जांच बैठवाऊंगा, पूरी जांच कराऊंगा, संपत्ति की जांच कराऊंगा। लोग चुप जाए। हमारा परिवार लड़ाकू था, है, और जब तक राजनीति में रहेंगे लड़ाकू रहेंगे। हमारे समय में हमने गांव में कैंप लगा के मोटेशन करवाया था। उस समय तो मोटेशन बहुत भारी चीज होती थी, और लोग आज भी उसको याद करते। पूरा रजिस्टर संधारण होता था एक एक मोटेशन का। क्या कीजिएगा, लोग जात पात में लोगों ने बर्बाद कर दिया इलाके को। पार्टी के नाम पे वोट दीजिएगा तो आप पार्टी को चाटिए, कोई बोलने वाला नहीं है। सीओ पैसा पहुंचा रहा है जनप्रतिनिधियों को, तो बोलेगा उसके खिलाफ। दूल्हे के मुंह से लाट टपकता है तो बरियाती क्या करेगा? सारे लोगों से पैसा लिया जा रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। चलिए, चुनाव आएगा तो अब तो बहुत जल्दी जो स्थितियां हैं सारी चीजें आएंगी मंच पे। मैं तो बस ये गर्मी थोड़ा खत्म हो जाता है, सितंबर से मेरा प्रोग्राम है। सितंबर से लेके मार्च तक मैं 100 जनसभा करूंगा ठाकुर पोठिया दिगलवे में, और होगा एक आंदोलन बड़ा। सुरजापुर का आंदोलन तो ऐतिहासिक रहा है। आपको मालूम है किशनगंज में 4 बार हमारी जो रैली निकली थी, सुरजापुरी विकास मोर्चा ने जो रैली निकाली थी, उस रैली का तोड़ तस्लीम साहब के पास भी नहीं था। आवाम जैसे लगता था पूरा किशनगंज उमड़ गया, और लोग सोचते रह गए। जिला पदाधिकारी 6 घंटा अपने ऑफिस से नहीं निकल पाए। होगा एक बार फिर जमुवाड़ा, देखा जाएगा। हम लोग कोनो डरने वाले आदमी हैं, कोनो जेल से डर लगता है हम लोग का। नेतागिरी कर रहे, जब जनता की आवाज उठाना है तो एक पैर अंदर रहे चाहे एक पैर बाहर है। लोग अगर मुद्दों से डरेंगे तो कहां से राजनीति करेंगे? इसीलिए जनबल का युग रह सकता है, शोषण का इतिहास नहीं, और मानव बन के रह सकता है, अब मानव का दास नहीं।